बात करें प्लेटलेट्स पर। नेक्स्ट हमारा क्या था, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि प्लेटलेट्स का तो अभी बहुत अच्छे से जानने लगे। पहले तो वे नहीं जानते थे। अब जैसे डेंगू ने आक्रमण किया है तो सभी लोगों को पता चल गया। सभी बोलते हैं कि प्लेट घट गई, प्लेट घट गई, प्लेट चढ़ानी पड़ेगी, प्लेट घट गई, प्लेट चढ़ानी पड़ेगी। वो प्लेटलेट्स यही है। वो प्लेट क्या है, यही है। इनकी संरचना कैसी होती है, प्लेट जैसी होती है, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी की संरचना जो होती है वो अंडाकार होती है। आरबीसी की संरचना क्या होती है, अंडाकार होती है। इनकी संरचना प्लेट जैसी होती है, इसलिए इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। यह इनका नाम है थ्रोम्बोसाइट, या इनको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, ये जो होती हैं साथियों, इनका मेनली कार्य होता है रक्त का थक्का निर्माण करना। जैसे ही आप किसी एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, आपको कोई चोट लगती है तो वहाँ पर रक्त आने लग जाता है। तो रक्त जैसे ही आता है तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं प्लेटलेट्स। साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें हिपेरिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हिपेरिन प्रोटीन। ये जो हिपेरिन प्रोटीन होती है साथियों, ये है शरीर में रक्त को जमने नहीं देती है। शरीर में रक्त को जमने नहीं देती है, जमने नहीं देती है। यानी हमारी बॉडी में जब रक्त फ्लो कर रहा है, रक्त बह रहा है, तो रक्त वहाँ पे नहीं जमेगा। लेकिन जैसी चोट लगती है, चोट लगने के बाद में रक्त क्या होता है, जम जाता है। रक्त क्या होता है, जम जाता है, यानी रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का हमारे बॉडी के अंदर कौन नहीं बनने देती, हिपेरिन। जो लीवर वाला पार्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होती है। शरीर में रक्त को जमने नहीं देती है, यानी बॉडी के अंदर जब रक्त फ्लो कर रहा है तो ये रक्त का थक्का नहीं बढ़ने देती है। लेकिन जैसे ही क्या होगी, ये वायु के संपर्क में आएगी। जैसे ये क्या होती है, वायु के संपर्क में आती है। जैसे क्या आती है, वायु के संपर्क में ये जम जाती है। क्या होती है, जम जाती है। ठीक है ना। तो जैसी चोट लगती है, वायु के संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में आते ही ये जम जाती है। तो हिपेरिन क्या होती है, वैसे रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होती है। एक होती है थ्रोम्बिन प्रोटीन, एक क्या होती है, थ्रोम्बिन प्रोटीन, एक होती है फाइब्रिन। तो ये प्रोटीन जो होती है साथियों, ये क्या करती हैं, रक्त के थक्के का निर्माण करने में सहायक होती हैं। और इनके साथ में सहायक क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। ये प्रोटीन जो होती है, मैंने आपको बताया था किस में पाई जाती हैं, प्लाज्मा वाले भाग में पाई जाती हैं। किस भाग में पाई जाती हैं, तो ये प्लाज्मा वाले भाग में पाई जाती हैं। जैसे मेन प्रोटीन किसकी बात कर रहे थे अपने, हिपेरिन की। हिपेरिन का क्या कार्य है सर जी, तो हिपेरिन हमारे शरीर में जो रक्त फ्लो कर रहा है उसको जमने नहीं देता है। जिस तरह से मच्छर हमें काटते हैं तो मच्छर की लार में भी क्या होता है, हिपेरिन होता है। मच्छर की लार में हिपेरिन होता है। जब वो मच्छर हमें चूसता है खून को, तो वो भी खून को क्या करता है, जमने नहीं देता है। खून को जमने नहीं देता, क्योंकि वहाँ पे हिपेरिन का स्त्राव करता है साथ साथ में, तो वो रक्त जमता नहीं है। लेकिन वायु के संपर्क में आते ही क्या होगा, रक्त जम जाएगा और थक्के का निर्माण हो जाएगा। आप लोग देखते हो कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कोई बीमारी के कारण, तब वो इंजेक्शन लगाता है, तो इंजेक्शन का पहले एयर ब्लेंडर जो होता है उसका निकाल देता है, यानी वायु का किसी तरह का प्रभाव उसमें ना रह जाए, इसलिए वो क्या करता है, थोड़ी सी दवाई उसमें से निकाल देता है और उसके बाद में वो इंजेक्शन लगाता है, यानी वायु ना रह जाए। क्योंकि वायु अगर संपर्क में आएगी तो हमारी जो रक्त होता है उसका हिपेरिन वहाँ पे जम जाएगा। इसीलिए जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई जाती है, सिरिंज वगैरह लगाई जाती हैं, ड्रिप लगाई जाती है, तो ड्रिप में भी ये चीज़ देखी जाती है कि कोई एयर जो है वो अंदर ना प्रवेश कर जाए। तो उसके लिए भी वो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले से उसको थोड़ा सा चला के देखते हैं बोतल को, कि कहीं जो है हम ड्रिप लगा रहे हैं तो कहीं एयर अंदर ना चली जाए। क्योंकि थोड़ी सी एयर अंदर चली जाएगी तो रक्त के संपर्क में आएगी और हिपेरिन क्या हो जाएगा, वहीं पे जम जाएगा और हमारी वैन क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाएगी। हमारी वैन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। कई बार अपने क्या देखते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे ही होते हैं
मेरे जैसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं, उनको पता नहीं होता, तो हम उनके पास जाते हैं कि जी बुखार हो गया, सर दर्द हो गया और कोई बीमारी हो गई, जी इंजेक्शन लगा दीजिए। तो यहाँ पे इंजेक्शन ठोक देते हैं, वो चेक ही नहीं करते इसमें हवा रहेगी या नहीं रहेगी, इंजेक्शन लगा देते हैं और बाद में हमें क्या होता है, वहाँ पे दर्द होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, थम्मा सा ऐसे बन जाता है, वहाँ की सेल क्या हो जाती है, कठोर सी हो जाती है। उनका कारण ये होता है कि वहाँ पे उसने क्या कर दिया, उसके साथ में हवा का प्रवेश करवा दिया, और हवा का प्रवेश करवा दिया तो वहाँ पे वो पक जाता है। उसके बाद में मॉलिश वगैरह करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, ठीक होता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, हिपेरिन पे। किस पे डिपेंड करता है, ये हिपेरिन पर डिपेंड करता है। और हिपेरिन क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है और रुधिर को शरीर में जमने नहीं देती है। तो इसके दो फायदे हो गए अपने पास। और इसमें सहायक कौन होती हैं रक्त का थक्का बनाने में, दूसरी प्लेटलेट्स होती हैं। दूसरी कौन सहायक होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट की संख्या की बात करें, प्लेटलेट की संख्या तो कितनी होती है, इसकी संख्या है वो कितनी होती है, 2.5 लाख से 3.5 लाख। कितनी होती है, 2.5 लाख से 3.5 लाख होती है। 2.5 लाख से कितनी होती है इसकी संख्या, 3.5 लाख होती है। महिलाओं में इसकी संख्या थोड़ी बहुत कम हो सकती है, पुरुषों में इसकी संख्या कितनी होती है, 2.5 लाख से 3.5 लाख होती है। इनका जीवन काल जो होता है वही होता है, इनका जीवन काल भी 7 से 10 दिन। कितना होता है, 7 से 10 दिन होता है। 7 से 10 दिन है इनका जीवन काल होता है। तो ये रक्त का थक्का बढ़ाने में सहायक होती हैं। संख्या इनकी इतनी होती है, जीवन काल इनका कितना होता है, 7 से 10 दिन होता है। डेंगू में इनकी संख्या घट जाती है। डेंगू में इनकी संख्या घट जाती है। डेंगू में इनकी संख्या क्या होती है, घट जाती है। डेंगू में व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है, देखिए साथियों, ये क्या होती है, रक्त प्रवाह को एक निश्चित बनाए रखती है। प्लेटलेट्स रक्त प्रवाह को एक निश्चित बनाए रखती है। रक्त प्रवाह को निश्चित बनाए रखती है, यानी उसको लसलसा बनाए रखती है। रक्त को क्या रखती है, लसलसा बनाए रखती है। प्लेटलेट्स उसको लसलसा बनाए रखती है। तो जैसे ही आपका डेंगू रोग होगा साथियों, डेंगू में क्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी। डेंगू में क्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी। और प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी तो हमारा रक्त का जो फ्लो है, रक्त जिस रूप से बह रहा है, तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि रक्त क्या हो जाएगा, अधिक लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड उसका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तरल उसमें क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और तरल अधिक हो जाएगा तो धमनियों में जो है वो रक्त जल्दी जल्दी बहेगा, रक्त फ्लो बढ़ जाएगा। रक्त फ्लो बढ़ जाएगा तो आप देखते हो साथियों, हम जब पानी का प्रवाह करते हैं पाइप से, पानी का प्रवाह करते हैं पाइप से, और कई बार हम देखते हैं कि फ्लो अधिक हो गया तो पाइप क्या होती है, फट जाती है। पाइप क्या होती है, फट जाती है और रक्त जो जल है वो बाहर बहने लगता है। इसी तरह से अगर हमारे शरीर के प्लेटलेट्स नष्ट हो गए या प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी तो रक्त जो है वो क्या हो जाएगा, तरल ज़्यादा हो जाएगा उसमें, तो फ्लो उसका अधिक होगा। फ्लो अधिक होगा, धमनियाँ और शिराएँ फट जाएंगी। धमनियाँ और शिराएँ फट जाएंगी तो रक्त खुला बहने लगेगा। हमने पढ़ा था ना, खुला परिसंचरण तंत्र। तो उस तरह से रक्त फिर क्या होगा, खुला बहना लगेगा। और रक्त जब खुला बहने लगेगा तो मनुष्य की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पे रक्त पहुँचना होता है वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। तो डेंगू में इसकी संख्या क्या होती है, घट जाती है। इसके बचाव के लिए आप जो है वो कीवी का सेवन कर सकते हैं या फिर बकरी के दूध का सेवन कर सकते हैं। बकरी के दूध का सेवन इसमें रामबाण इलाज होता है। बकरी के दूध का सेवन आप इसमें कर सकते हैं। कीवी का सेवन कर सकते हैं। गिलोय की जो बेल आती है उसका सेवन कर सकते हैं। गिलोय की बेल होती है साथियों, उसमें एंटीबायोटिक क्षमता बढ़ाने की क्षमता होती है। गिलोय बेल जो होती है उसको अपने सेवन करते हैं, उसमें क्या होती है, एंटीबायोटिक क्षमता बढ़ाने की क्षमता होती है, यानी WBC की संख्या को वो बढ़ा देती है। WBC